नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे मर्चेंडाइज़ स्टोर धर्मापण पर अवश्य जाएँ, जहाँ आपको मिलेंगी कुछ हुडीज़ मैं पहने हूँ जैसे, ओपन जैकेट्स ये विंटर क्लोथिंग में और समर क्लोथिंग में आपको लॉन्ग कुर्ते, शॉर्ट कुर्ते टी-शर्ट्स और पोलो शर्ट्स ये सब मिलेंगे। बात करेंगे अल फलाह यूनिवर्सिटी की क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो ऐसा लग रहा है कि जिहादियों का भारत में सबसे बड़ा अड्डा बन गई। वैसे केरला में कई इस तरह के कॉलेजेस हैं जहां माना जाता है कि जिहादियों का और खास तौर से वो जो जिहादी तंजीम हुआ करती थी पीएफआई का, उसका पीएफआई का बड़ा तगड़ा होल्ड था। लेकिन ये अल फलाह बिल्कुल समझ लीजिए कोई 70-80 किलोमीटर है दिल्ली से और वहां पर उसने तो पूरा एक मामला ही अलग कर रखा था। ये अल फलाह होता क्या है आखिरकार? अल फलाह अगर देखें तो इस्लामिक थियोलॉजी में अल फलाह का मतलब होता है आखिरत। आखिरत का मतलब यौम क़यामत यानी आखिरी दिन, द डे ऑफ जजमेंट। अब आप ये समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपनी यूनिवर्सिटी के नाम अल फलाह रखा हो, वो कितना रैडिकल इस्लामिस्ट था। उसका तो काम ही यही है, वो सोच ही यही रहा है कि भैया आखिरत लानी है जल्दी से जल्दी और आपको पता है कि इस्लामिक थियोलॉजी में ये है कि जल्दी से जल्दी आखिरत लाई जाए और जल्दी से जल्दी आखिरत लाने के लिए यही उपाय है कि सारे कायनात को यानी कि सारी दुनिया को या तो आप ख़त्म कर दें या उसको सबको कन्वर्ट कर लें। कन्वर्ट करना मुश्किल होता है, ख़त्म करना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि आजकल की जो एक्सप्लोसिव पावर है एक्सप्लोजिव्स की, वो बहुत ज़्यादा है। तो इस अल फलाह यूनिवर्सिटी का आरंभ कहाँ से होता है? एक है मियाँ जावेद सिद्दीकी। अच्छा जावेद सिद्दीकी जो हैं ये कोई मेवात के रहने वाले नहीं हैं। ये इनका ताल्लुक बताते हैं कि भई ये साउथ से आए थे, कहीं चेन्नई वगैरह में रहा करते थे, वहाँ से आके यहाँ पर इन्होंने अल फलाह यूनिवर्सिटी तामीर की, 76 एकड़ ज़मीन अलॉट करवाई। 2014 में इन्होंने यूनिवर्सिटी एक्ट पास करवाया। 2014 में इनके लिए अलग से यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया, अल फलाह यूनिवर्सिटी एक्ट 2014। हुड्डा साहब थे उस समय मुख्यमंत्री, उन्होंने पास किया। तो अगर आप सोच रहे हैं कि साहब के सारे सिर्फ हुड्डा साहब की देन है, तो भाई हुड्डा साहब के बाद जो कुछ हुआ, वो तो फिर खट्टर साहब के राज में हुआ। क्यों? क्योंकि 2014 में खट्टर साहब की सरकार आ गई थी। फिर क्या होता है, ये अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है, ये यूजीसी भी रिकॉग्नाइज़ कर देती है 2015 में। जब यूजीसी रिकॉग्नाइज़ कर देती है, तो फिर ये डिग्री देना शुरू कर देते हैं और डिग्री देने के साथ-साथ इनको आर्टिकल 30 का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 30 है जो कहता है कि साहब की माइनॉरिटीज़ को अपनी संस्थाएँ चलाने का अपने हिसाब से और उसका हक है और उसमें रीज़नेबल रिज़र्वेशन वो माइनॉरिटी का रख सकते हैं। तो वो रीज़नेबल रिज़र्वेशन जो है वो अ, तरह-तरह के जो नियम और केस लॉज़ इत्यादि हैं उसके अनुसार 50% है, तो उसमें 50% उनके पास हक है कि वो माइनॉरिटी के लिए रिज़र्व भी रखें। उनको ये भी हक है कि उसमें कोई रिज़र्वेशन वग़ैरह ना दें, हैं? प्राइवेट में तो वैसे भी रिज़र्वेशन होता नहीं है। तो ये कार्य 2014 में आरंभ होके 2015 में परवान चढ़ गया। अब परवान चढ़ गया तब तक वहाँ भी ठीक था। 2019 में 2019 में सरकार किसकी थी? खट्टर साहब की थी। 2019 में इसको मिल जाता है इसको मिल जाती है अनुमति मेडिकल कॉलेज की, वो भी हरियाणा सरकार से मिलती है। उसके बाद फिर एमसीआई से उसको सीट्स भी अलॉट हो जाती हैं। भाई 76 एकड़, अब इसका अगर आप लोकेशन देखिए तो फरीदाबाद से सोहना को जो रोड जाती है, उसमें बिल्कुल मिडवे समझ लीजिए आप। कोई 20 किलोमीटर फरीदाबाद से सोहना की तरफ, फरीदाबाद सोहना रोड पे ये स्थित है। और चारों तरफ का इलाका जो है वो अरावली में आता है, तो अरावली में अधिकतर इलाका जो है वो फॉरेस्ट मार्क्ड है। उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकता, लेकिन इनको 76 एकड़ ज़मीन मिलती है, 76 एकड़ ज़मीन पे सारे परमिशंस मिल जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। जावेद सिद्दीकी साहब वाक़ई काफ़ी इन्फ्लुएंशियल आदमी थे, जिन्होंने
हुड्डा साहब से तो पास करवाई अपनी यूनिवर्सिटी और उसके बाद फिर यूजीसी से मान्यता दिलवाई किसके? आपके इनके उस समय स्मृति ईरानी थी, कैबिनेट मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के, एचआरडी मिनिस्ट्री की। और फिर खट्टर साहब से उन्होंने अपनी मेडिकल कॉलेज की ये ली। अब इसमें आप ये देखें कि पूरा जो रैकेट चल रहा है, अब कुल मिला के इस समय तक 22 डॉक्टर गिरफ्तार हो चुके हैं। 1 तो नहीं, 22 डॉक्टर गिरफ्तार हो चुके हैं। और अब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो रैकेट चल रहा था, ये आज से नहीं, बड़े लंबी प्लानिंग के तहत चल रहा था और उस लंबी प्लानिंग के तहत एक पूरे क्षेत्र को दहशत से तारी करने का पूरा इनका इरादा था। और आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो इस्लाम में होती है, वो एक ही दिशा में जाती है और वो दिशा जो है वो आखिरत की दिशा है। इस यूनिवर्सिटी का नाम ही आखिरत के ऊपर है। तो आखिरकार इनका लॉन्ग टर्म प्लान क्या था? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस प्रकार के संपर्क मिले हैं, कह रहे हैं कि भई यहाँ पर अरब से बड़ी फंडिंग आती थी और अरब से फंडिंग के साथ-साथ में यहाँ पर अरब से लोग भी आते थे जो चेक करते थे, यहाँ का करिकुलम चेक करते थे, यहाँ के जो स्थितियाँ थी, जो व्यवस्थाएँ थे, वो सब चेक करते थे। तो ये एक पॉसिबिलिटी इमर्ज हो रही है और जिसके ऊपर निश्चित रूप से हमारी जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए और उसके ऊपर चेक करना चाहिए कि ये एक मुस्लिम ब्रदरहुड का एक्सटेंशन तो नहीं है। क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड जो है, वो इस समय सारी जिहादी तंजीमों को एक करने का काम में लगी हुई है और ख़ास तौर से जो उसका निशाना है, वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ख़ास तौर से उसके निशाने पर है। क्योंकि उसको लगता है कि डेमोक्रेसीज़ में एक ऐसी वीकनेस है, एक ऐसी दुर्बलता, कमज़ोरी है, जिसको वो प्रयोग ले सकते हैं और उसको प्रयोग में लाकर और फिर उसको अंदर से खोखला कर सकते हैं। ये ऐसा मानना है मुस्लिम ब्रदरहुड का। इसीलिए मुस्लिम ब्रदरहुड का जो मॉडल है, वो डेवलप ही किया गया है, वो विशेषकर से यूएस के लिए और यूरोप के लिए डेवलप किया गया है। और उसको डेवलप करने में हमारे यहाँ के हैदराबाद के मियाँ अबुल अला मौदूदी जनाब, जिन्होंने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया है, उनका भई बड़ा योगदान है उसके अंदर। अब कश्मीर से ये इम्पोर्ट कर रहे थे, कश्मीर से इम्पोर्ट कर रहे थे, ऐसे लोगों को भी ला रहे थे, जो कि सुरक्षा एजेंसियों के रडार पे थे, सुरक्षा एजेंसियों से किसी की वेटिंग करा नहीं रहे थे और इनको ऐसे कामों में लगा रहे थे, जिससे कि टेररिज़्म और दहशतगर्दी जिसको बोलते हैं, आतंकवाद, इसका रास्ता जो है वो आसान हो सके, प्रशस्त हो सके। बगल में मेवात है, बगल में मेवात है और मेवात को आप जानते हैं, जिनको मेवात के बारे में आइडिया नहीं है तो मैं उनको बता दूँ, मेवात जो है वो नूंह जिला आता है, जो एक तरफ फरीदाबाद, दूसरी तरफ गुड़गाँव से लगता है और फरीदाबाद और गुड़गाँव के बीच में और नीचे ये इसका इलाका जो है ये अलवर ज़िले में भी जाता है और भरतपुर ज़िले में जो अब डीग ज़िला हो गया, वहाँ भी जाता है। और कुछ हिस्सा इसका मथुरा ज़िले में भी लगता है उत्तर प्रदेश के। तो ये मेवात जो है, ये भारत का सबसे बड़ा क्रिमिनल हब है, सबसे बड़ा क्रिमिनल हब है। और ये भी माना जाता है कि इल्लीगल बीफ का जो कारोबार होता है पूरे भारत में, उसका सबसे बड़ा केंद्र है। पहले ये साइबर क्राइम का भी सबसे बड़ा हब हुआ करता था, लेकिन अभी मुझे बताया गया है कि साइबर क्राइम में जो झारखंड का जामताड़ा है, उसने इसे पीछे छोड़ दिया है। जामताड़ा में भी यही आबादी है, मुस्लिम आबादी है। अब पता नहीं क्या है कि वैसे तो बहुत कुछ सिखाया जाता है इस्लाम में, लेकिन ये लोग जो हैं वो बड़ी आसानी से क्राइम की ज़िंदगी अडॉप्ट कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं, इसके ऊपर तो फिर एक बड़ा अलग से ही सेशन लगेगा। अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये होता है।
तो ये सारी चीज़ जो है वो बहुत ही सोची-समझी साज़िश कि बिल्कुल मेवात के बगल में एज ऑफ मेवात पे एक इस तरह का एक अल-फलाह नाम से यानी आखिरत के नाम से इस प्रकार का एक इंस्टीट्यूट बनाना, उस इंस्टीट्यूट में मेडिकल कॉलेज ला के और उस मेडिकल कॉलेज में एक्सक्लूसिवली तो ना कहें तो लेकिन मेजॉरिटी में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में कश्मीरी डॉक्टरों को रिक्रूट करना और फिर उनको हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, जिसके तहत आपने देखा कि वो दिल्ली का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। दिल्ली के बॉम्ब ब्लास्ट के अलावा जो बड़ी योजना थी 32 गाड़ियों के साथ 32 स्थानों पर बॉम्ब ब्लास्ट करना, उसका भी खुलासा हुआ और ये भी पता चला कि भई इनके तार कहाँ-कहाँ तक फैले हुए हैं। बिल्कुल सचेत रहें, सचेत रहना इसलिए भी आवश्यक है कि ये बिल्कुल ना सोचें कि साहब कि पढ़ा-लिखा मुसलमान जिहादी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनकी किताब जो फ़तावा आलमगीरी जो लॉ ऑफ हनफ़ीज़ इन इंडिया है, उसमें साफ-साफ लिखा है कि जिहाद दीन हक़ की ओर बुलाने और उससे इनकार करने वाले से जंग करने को कहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।